हाय, वेलकम टू कोड विद अवतांश। आज हम एक और वीडियो बना रहे हैं सीक्वल बेस्ट प्रैक्टिस सीरीज़ के अंदर में। ये मीनिंगफुल नेम्स पे है जो हम बना रहे हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट लेते हैं उसको किस तरीके से नेम करना है ना, टेबल हो गया, प्रोसीजर हो गया, इनको हम किस तरीके से करते हैं, तो वो पूरी सब चीज़ों को समझेंगे। ये वैसे बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है, बट ये बहुत ही इसेंशियल है। मींस जब भी आप फर्स्ट टाइम टेबल बनाने जा रहे हैं या कोई प्रोसीजर लिख रहे हैं, फंक्शन लिख रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कोड लिखने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट हो रहा है टॉपिक मीनिंगफुल नेम्स। अब इसमें हम सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ढूंढना है वो है कि उसका बेनिफिट क्या है। जब भी आप बेनिफिट के लिए जाते हैं तो वो बेनिफिट आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है उस चीज़ को सीखने और समझने के लिए, है ना। तो बेनिफिट क्या है इस चीज़ का, मीनिंगफुल नेम्स अगर हम अपने सीक्वल में एज ए बेस्ट प्रैक्टिस इनकॉर्पोरेट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें बेनिफिट होने वाला है वो है इम्प्रूव अंडरस्टैंडेबिलिटी, है ना। अगर हम एक चीज़ को प्रॉपर स्ट्रक्चर में हमेशा एक उसी तरीके से लिखेंगे तो अंडरस्टैंडेबिलिटी हमारी एनहेंस होगी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एनहेंस मेंटेनेबिलिटी। ये क्या चीज़ कह रहे हैं, अब आपके पास हंड्रेड्स ऑफ टेबल हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप जैसा बताया मैंने कि विजुलाइज जब आप करते हैं तो आप उसका एक पोर्शन अपने साथ हमेशा रखते हैं, तो उसी के साथ हम इसको लेके चलते हैं मेंटेनेबिलिटी। अब आप एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टेबल हैं, ठीक है। अब थाउजेंड्स ऑफ टेबल में अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सा टेबल किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, ठीक है, बिकॉज एज ए DBA इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारी चीज़ें पता हो। कोडर ने कौन से टेबल को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया वो कोडर ही बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम कुछ नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हैं सो दैट कि हम इस चीज़ को हम इनकॉर्पोरेट कर पाएँ अपने डेटाबेस में। फिर है नेक्स्ट कोड रीडेबिलिटी। तो जब भी आप इस तरीके से नेमिंग करेंगे तो जो भी आपका प्रोसीजर है, फंक्शन है, उसमें जो आप टेबल का रेफरेंस दे रहे हैं, फंक्शन का रेफरेंस दे रहे हैं, उसको रीड करने में आपको बहुत ईजी होगा, है ना। रिजर्व कीवर्ड्स हैं, उन सब चीज़ों को, तो ये बेनिफिट है। ठीक है, ये बेनिफिट आपको अचीव होगा जब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। और इसी में नेक्स्ट, जब आप ये नेमिंग कन्वेंशन या मीनिंगफुल नेम्स को फॉलो करते हैं तो उसके ये 3 पैरामीटर हैं जो आपको करने चाहिए। ठीक है, पहला पैरामीटर कहता है कि डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि आप जो भी नाम यूज़ कर रहे हैं उस नाम को देख के पर्सन को पता लग जाए कि उसका पर्पस क्या है। ठीक है, कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि आपने जो स्ट्रक्चर को यूज़ किया उसी स्ट्रक्चर को आप कैरी करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। हम एक एग्जांपल लेते हैं टेबल्स का, ठीक है। अगर आपके पास SQL डेटाबेस में आप टेबल बना रहे हैं तो किस तरीके से बनाएंगे। अब आपको पता है कि टेबल जब आप बनाते हैं तो किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाते हैं। जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एक TBL, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ TBL, टेबल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसका ये शॉर्ट स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है टेबल। और टेबल लिखने के बाद ये प्रीफिक्स है, ठीक है, ये हम प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं सभी टेबल्स के लिए। तो टेबल तो हमारा यही होगा। अब इस प्रीफिक्स को जब हम बनाते हैं तो इसमें हम कुछ और ऐड करते हैं, जैसे कि हम या तो उसको डिपार्टमेंट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट, अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो टेबल HR का हो सकता है तो HR लिख दिया, ठीक है।
टेबल अकाउंट्स का हो सकता है, टेबल अकाउंट्स, है ना। ये पहला लेटर हम कैपिटल लिखते हैं। ये HR ह्यूमन रिसोर्स अगर लिखते हैं तो एक रेगुलर फॉर्मेट में होता है, बट ये अभी इस तरीके से है। और कौन से डिपार्टमेंट हम ले सकते हैं, फाइनेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई टेबल इनसे रिलेटेड बन रहा है तो हम वो डिपार्टमेंट यूज करते हैं। डिपार्टमेंट के बाद जो हम चीज यूज करते हैं वो होती है ऑपरेशन। कितनी जगह पे इसको एक्शन के साथ भी लेते हैं, है ना। जैसे कि अगर ये अकाउंट से रिलेटेड है तो हम ये कह देते हैं, जैसे ये क्रेडिट मेमो है तो ये क्रेडिट मेमो, ठीक है। दूसरा अकाउंट्स का PO का हो सकता है, तीसरा हो सकता है बिलिंग का, है ना, फिर इनवॉइस का, इस तरीके से चलता रहेगा। एक बनाते हैं इसको, टेबल अकाउंट्स, क्रेडिट मेमो हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि परचेज ऑर्डर हो गया, फिर हो गया हमारा टेबल अकाउंट्स, क्रेडिट मेमो हो गया, परचेज ऑर्डर हो गया, परचेज इनवॉइस हो गया, टेबल अकाउंट इनवॉइस अप्रूवल हो गया, ठीक है। अब ये 4 एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे होंगे। ये प्रीफिक्स आप देख रहे हैं जो हमने ये लिया, फिर डिपार्टमेंट, ये जैसे अकाउंट्स हो गया हमारा, डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद ये ऑपरेशन या एक्शन, तो ये ऑपरेशन या एक्शन का पार्ट हो गया, ठीक है। ये टेबल का एग्जाम्पल लिया। अब इसको समझेंगे हम क्या है। डिस्क्रिप्टिव का मीन्स होता है कि डिटेल में वो क्या चीज़ हो रही है। तो पहला तो टेबल बता रहा है कि ये टेबल है, ये अकाउंट्स का टेबल है, और ये क्रेडिट मेमो की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, ठीक है। इससे आपको पता लग रहा है परचेज ऑर्डर की इंफॉर्मेशन है इस टेबल में, यहाँ पे परचेज इनवॉइस का डेटा है, यहाँ पे इनवॉइस अप्रूवल का डेटा है, राइट। तो ये डिस्क्रिप्टिव हो गया। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आप देखिए, अकाउंट्स यूज करें तो अकाउंट्स ही हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि हम टेबल में कहीं पे AC लिख दें, है ना, कहीं पे कैप्स में ACC लिख दें, है ना, या फिर A/C लिख दें, इस तरीके से नहीं। कंसिस्टेंसी मीन्स आप एक ही तरीके का वर्ड हर टेबल में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी होगी। अवॉइड रिजर्व कीवर्ड। अब रिजर्व कीवर्ड आप ज़्यादातर आपको जब प्रोसीजर, फंक्शंस या SQL की क्वेरी लिखने होते हैं तब वहाँ पे करेंगे, तो वो उस पर मैं अभी आता हूँ। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया, डिस्क्रिप्टिव और कंसिस्टेंट। और इसके जो हमने देखा था बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट पे एक बार फिर से जाते हैं। तो बेनिफिट में हमारा क्या क्या चीज़ें हमारी बेनिफिट में थी। आपकी पहली चीज़ तो ये थी कि अंडरस्टैंडेबल हो रहा है, ठीक है। आपने कौन से टेबल में क्या इंफॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडेबल है, राइट। उसके बाद आप नेक्स्ट मान के चल सकते हैं इसमें हमारा ऑब्वियसली मेंटेन करने में। अब जैसे ये टेबल हमारा अकाउंट्स का इतना सारा हो गया, अगर इसी तरीके से HR के 250 टेबल्स हैं, है ना, फिनांस के 300 टेबल्स हैं, तो आपको पता है ये टेबल अकाउंट्स के साथ आप इसको ऑर्डर करेंगे और जितने भी अकाउंट से रिलेटेड होंगे वो सभी एक साथ आ जाएंगे, है ना। तो ये मेंटेन करने में भी आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ हम एक जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था, रीडेबिलिटी, है ना। तो कोड रीडेबिलिटी तो आप जब कोडिंग वाला पार्ट करेंगे तब है। अभी यहाँ पे ये 2 चीज़ें यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप समझिए, ये टेबल के लिए था, क्लियर है। अब इसी का जब हम प्रोसीजर लिखेंगे तो हम P से बना लेते हैं, ठीक है। P सेम वही प्रीफिक्स हो गया, P, डिपार्टमेंट, अकाउंट कर लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे एक्शन चलता है। एक्शन मतलब या तो आप इंसर्ट करेंगे, क्या इंसर्ट करना है, क्रेडिट मेमो, है ना, या फिर आप गेट करेंगे क्रेडिट मेमो, या फिर आप अपडेट करेंगे, है ना, क्रेडिट मेमो। ठीक है, ये हमने टेबल का नेमिंग देखा, ये हमारा प्रोसीजर का है, और ये आपका एज इट इज इसमें ऐड हो जाएगा पी अकाउंट। ठीक है, तो ये अकाउंट के लिए हमने प्रोसीजर लिखा, इसलिए इस तरीके से। अब एचआर का होगा तो पी एचआर से स्टार्ट करेंगे, फाइनेंस का होगा पी फाइनेंस से। अब इसमें कहीं पे अलग अलग तरीके से नेमिंग क्लेचर हम नेमिंग कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं। तो कितनी जगह पे क्या होता है कि ये जो इंसर्ट गेट, ये एक्शन वर्ड को पहले कर लेते हैं, डिपार्टमेंट को बाद में कर लेते हैं। तो ये आपके फ्री है, आप कंप्लीटली आपके करंट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या यूज़ करें उसके लिए। पर्पस ये था बताने का कि आप जो भी यूज़ करें वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द टेबल्स, थ्रू आउट द डेटाबेस, है ना। ये टेबल हो गया, प्रोसीजर हो गया। नेक्स्ट हम फंक्शन पे आते हैं, तो फंक्शन भी सेम इसी तरीके से होगा, पी को आप रिप्लेस कर देंगे एफ से। ठीक है, तो इस तरीके से आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो अभी हमने 3 चीजों को कवर किया, क्या, टेबल हो गया, प्रोसीजर हो गया और फंक्शन हो गया, कि हम इनको कैसे करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, जब हम कोड लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। जब आप कोड लिख रहे हैं तो कोड में सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में आएगी वो होगा वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट अब ऐड हो रहा है इसमें, वेरिएबल को हम कैसे लिखते हैं। तो वेरिएबल में आप @ आपका होगा, क्योंकि आप SQL सर्वर यूज करो। उसके बाद आप जो भी चीज़ है उसको डिस्क्रिप्टिव करके लिखते हैं। ठीक है, कस्टमर है तो कस्टमर आईडी है ना, कस्टमर नेम है, क्योंकि अगर ये कस्टमर से रिलेटेड है तो हम हमेशा इसको ऐसे लिखते हैं। और इसमें इस तरीके से लिखने का एक और बेनिफिट क्या होता है, आईडी, नेम, ईमेल, कस्टमर डिस्क्रिप्शन। अब ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता है तो ज़्यादा रिलेवेंट होता है, कस्टमर बायो कर लेते हैं, है ना, एक छोटा सा बायो हो गया उसका। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट होता है और डिस्क्रिप्शन होता है, DESC, कितनी बार हम यूज़ कर लेते हैं इसको, तो ये आपको रिजर्व कीवर्ड होता है। आप कॉलम तो बना लेंगे, लेकिन जब भी आप क्वेरी लिखेंगे इसको आपको प्रोटेक्ट करना होता है ब्रैकेट लगा के। ठीक है, तो इसलिए हम रिजर्व कीवर्ड्स को अवॉइड करते हैं। और उसको अवॉइड करने में एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो भी लिख रहे हैं उसको आप पहले से ही कुछ प्रीफिक्स दें, जिससे ये आईडी, नेम, ईमेल, बायो ये डिफ्रेंशिएट हो जाए, है ना, रिजर्व कीवर्ड के साथ ये मैच नहीं करें। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको देखते हैं SQL के अंदर कैसे करते हैं। अब SQL में भी बहुत सारे तरीके हैं, डेटाबेस टू डेटाबेस डिफरेंट करता है ना, किस तरीके से आप नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। बट जो मुझे बेस्ट प्रैक्टिस लगती है, जितना मैंने अभी तक देखा अपने 11-12 साल के एक्सपीरियंस में, कि किस तरीके से डेटाबेस के कोड या प्रोसीजर को लिखते हैं, तो हम हमेशा इसमें जो रिजर्व होता है, मैंने पहले जो हमारा SQL कॉन्सेप्ट फॉर एवरीवन था उसमें भी मैंने बहुत एम्फोसाइज किया है इस क्वेरी को लिखने के लिए किस तरीके से हम लिखते हैं, है ना। तो ये सिलेक्ट होता है, ये रिजर्व कीवर्ड है ना, तो ये हम हमेशा कैप्स में लिखते हैं। उसके बाद कॉलम का नेम हो गया, जैसे तो कॉलम के नेम में जैसे हमने अभी लिखा था कस्टमर आईडी। ठीक है, ये कैप्स में हो गया, ये कैप्स में हो गया, बाकी स्मॉल। कितनी जगह पे आईडी सिंगल 2 वर्ड है तो डी भी कैपिटल कर देते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से कर रहे हैं, क्या नोमेनक्लेचर आप फॉलो कर रहे हैं। तो
मतलब मैं इसी को फॉलो करता हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर कैप्स होगा, फिर सेकंड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैप्स होगा, ठीक है। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ठीक है, कस्टमर ईमेल, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टेबल के कॉलम्स की भी हमारी नेमिंग हो गई है। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर तो था ही, अब इसके साथ टेबल कॉलम भी हमने यहाँ पे कवर किया कि उनको किस तरीके से नेम करते हैं। फ्रॉम एक रिजर्व कीवर्ड है कैप्स में, ठीक है। टेबल का नाम हो गया फॉर एग्जांपल कस्टमर मास्टर, तो अभी हमने क्या यूज किया था, टेबल TBL कस्टमर मास्टर, ठीक है। वेयर एक रिजर्व कीवर्ड है, उसके बाद कोई और कॉलम के साथ आप लगाना चाह रहे हैं तो जैसे कस्टमर आईडी है, आईडी इक्वल टू जो भी आपका वेरिएबल है कस्टमर आईडी, ठीक है। वेयर हो गया, ग्रुप बाय हो गया, हैविंग हो गया, ऑर्डर बाय, है ना। इसके अलावा आप सेलेक्ट के साथ देखते हैं तो अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, ये जितने रिजर्व कीवर्ड्स हैं सभी कैप्स में यूज कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से हम ये जो क्वेरी लिख रहे हैं इसको कर रहे हैं। अच्छा, हमारा जो लास्ट पॉइंट था डिस्क्रिप्टिव और कंसिस्टेंट के बाद अवॉइड रिजर्व कीवर्ड्स। तो जब आप इस तरीके से लिखना स्टार्ट करते हैं इनको कनकैट करके, तो आपको इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो जैसे पहले बताया था, अगर कोई कॉलम आपका डिस्क्रिप्शन होता है जिसके लिए आप DESC यूज करते हैं, तो ये एक रिजर्व कीवर्ड है। ऑर्डर बाई आप कस्टमर आईडी, ठीक है। यहाँ पे आप ASC या DESC यूज करते हैं उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो DESC है। अभी इसी में जैसे आपका इंडेक्सेस हो गया, है ना, इंडेक्स हो गया, कॉन्स्टेंट्स हो गए, कॉन्स्टेंट्स में भी बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो आपको जब आप कोई भी डिज़ाइन वाले इंटरफेस से आप बनाएंगे ना कॉन्स्टेंट्स को, तो आप देखेंगे वहाँ पे सीक्वल जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक नेम जनरेट करता है जब भी आप आइडेंटिटी कॉलम या फॉरेन की को इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉरेन की के लिए ये FK_ लगाते हैं और प्राइमरी के लिए PK_, और यहाँ पे कुछ हैक्स टाइप का होगा ABPQ012 ऐसे करके की बनाते हैं, ठीक है। तो ये SQL सर्वर का अपना तरीका बनाने का, बट ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है और ये बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रोडक्शन या एंटरप्राइज लेवल पे डेटाबेस के साथ वर्क कर रहे हैं तो समझने के लिए। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो यही होगी कि आप इतने बड़े डेटाबेस को बिल्कुल समझना होगा इसके इन डेप्थ से, सो दैट कि आप इसको क्या फ्लो है, किस तरीके से प्रोसीजर लिखा गया है, उसमें क्या अमेंडमेंट करनी है, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दे पाएँ, ठीक है। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा अभी तक, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है बहुत बेसिक है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि ये मिसिंग रहती है। जो इसमें एक वर्ड है ना कंसिस्टेंसी नहीं होती है आपके बहुत सारे डेटाबेसेस पे। जितने डेवलपर आएंगे वो अपने हिसाब से नॉमेनक्लेचर को यूज़ करेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी DBA की होती है कि ये जो प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस है नेमिंग कन्वेंशन की, वो फॉलो की जाए, है ना, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें ऑलरेडी ये सभी प्रॉपर पार्ट होता है। मैनुअल ट्रेनिंग मैनुअल्स जो होते हैं उनके ऑनबोर्डिंग के, तो उसका ये पार्ट होता है ना।
बाकी चीज़ें आप जैसे जैसे डेटाबेस को एक्सप्लोर करते हैं उसमें आपको आती जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा एक आज टॉपिक हो गया सीक्वल बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर में मीनिंगफुल नेम्स। जो भी मुझे इससे रिलेटेड चीज़ें लगेंगी उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये सभी वीडियो 4K में शूट हो रही है, तो कोई भी चीज़ आपको रीडेबल नहीं लग रही, आप सेटिंग में चेंज कर सकते हैं 4K रेजोल्यूशन पे, और आप सब कुछ बहुत क्लियरली देख पाएंगे, क्योंकि वो हमारी टीम पूरा टेस्ट करके ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो सारी चीज़ आपको रीडेबल होगी वहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाएंगे आपको नोटिफाई हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।